गुड इवनिंग। लास्ट होमवर्क के साथ शुरुआत करते हैं। उस दिन की क्लास जहाँ पे छोड़ी उसका एक होमवर्क बाकी रह गया था। क्या होमवर्क था? एक बॉल आपने क्या एंगल से फेंका था? एक ऑब्जेक्ट, एक प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री से फेंका था। क्या स्पीड से? 30 डिग्री से फेंका था। ये प्रोजेक्टाइल ए था, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका था। दूसरा 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में फेंका था। ये स्पीड ऑफ बी था, ये स्पीड ऑफ ए है, और ये हवा में कोलाइड हो रहे हैं। तो पूछा गया था कि देन व्हाट इज द एंगल थीटा। डिस्टेंस 100 मीटर था दोनों के बीच का। वो टाइम निकालने में काम आएगा, एंगल निकालने में काम नहीं आएगा। ये डिस्टेंस 100 मीटर था। क्या आंसर आया आपका? थीटा 37। कितने लोगों का आया? आया क्या आपका? नहीं आया, ओके। कैलकुलेट ही नहीं किया, क्यों? कैसे किया करेगा? कोलिजन के लिए उस लाइन पे आना चाहिए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी लाइन पे आनी चाहिए। ये बात तो मैंने बताई हुई है। हाँ, तो मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो मैं समझा देता हूँ। मैं इसको एक्स एक्सिस लेता हूँ, ए बी के डायरेक्शन को, इसको वाई एक्सिस लेता हूँ। तो मेरा पहला सॉल्यूशन का पहला पार्ट, फॉर कोलिजन, फॉर कोलिजन टू बी टेक्स प्लेस। टू बी की बराबर है क्या? टू बी, टू टेक्स प्लेस ना, वही मेरा बी एक्स्ट्रा लग गया ना। फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस, VAB मस्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू मस्ट बी अलोंग लाइन जॉइनिंग देम। ये हमने नोट लिखा था। फॉर कोलिजन टू टेक्स प्लेस, VAB must be along line joining कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ज्वाइनिंग की स्पेलिंग बोलो। हाँ, JIN, हाँ ज्वाइन, ING, बीच का ही गायब हो रहा था। या आयन आयन दो बार आ गया था ना, तो एक आयन गायब कर दिया। तो मस्ट बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी के अलोंग आनी चाहिए, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने डायग्राम में इसको एक्स एक्सिस बोल दिया। तो अगर कोई भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आई तो उसका वाई कंपोनेंट कितना? एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, तो उसका वाई कंपोनेंट कितना? 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 आप ईस्ट में 4 मीटर चले तो नॉर्थ में कितना चले? आप ईस्ट में 4 मीटर चले तो नॉर्थ में कितना चले? 0। चलिए नहीं ना कुछ। तो आपका एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ईस्ट के डायरेक्शन में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ईस्ट में हुआ तो आपका नॉर्थ में कंपोनेंट कितना आया? 0 आया। तो वैसे ही अगर एक वेलोसिटी अलोंग ए बी है तो उसका वाई कंपोनेंट कितना? 0। सो देयरफॉर वी ए बी का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ए, उसका वाई कंपोनेंट, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, उसका वाई कंपोनेंट, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, उसका वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ए का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू बी का वाई कंपोनेंट। दोनों का कोलिजन होने के लिए दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो एक हाइट पे आएंगे। अगर एक हाइट पे आएंगे तो कोलिजन होगा, एक हाइट पे नहीं आए तो कोलिजन होगा क्या? एक इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, आज तक का एक हादसा है, एयर में कोलिजन हुआ था 1996 शायद, मैं ईयर अगर रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ। वो तब रशिया, सोवियत यूनियन ऑफ रशिया जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया अलग अलग हुए थे, और वहां पे रशिया के देश अलग अलग बने थे। तो उसमें से एक देश था, कौन सा? जेकोस्लाविया या यूकोस्लाविया, कुछ तो भी एक देश है। हाँ हाँ, जो भी एक देश है वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। उनका प्लेन आ रहा था इंडिया में, और एक इंडिया का प्लेन नहीं था, वो भी दूसरे देशों का प्लेन था।
वो, बट उसमें इंडिया के 230 के आसपास पैसेंजर थे, वो जा रहा था, उड़ रहा था। तो इसको टेक ऑफ का परमिशन दिया, इसको लैंडिंग का परमिशन दिया, बट लैंडिंग का परमिशन था, बट उनको बोला गया था कि आप इसी हाइट पे रुकेंगे, इतना फीट पे ही आप रुकेंगे और ये नीचे से निकल जाएंगे, 1000 फीट का गैप रहेगा। उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आई, उन्होंने पहले ही नीचे ला लिया सेम हाइट पे, और ये उसी हाइट से उड़ रहे थे। जब दो प्लेन क्रॉस होते हैं, रडार पे दोनों डॉट नजदीक नजदीक आएंगे, बट अगर उनकी हाइट सेम है नहीं है तो क्रॉस हो जाएंगे। तो वो रडार पे दिख रहे दोनों डॉट नजदीक आते आते, और यहाँ पे वो दोनों प्लेन आने के बाद दोनों डॉट गायब, क्योंकि दोनों हवा में कोलाइड हो गए थे। क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आया, उन्होंने नीचे ले लिया था सेम हाइट पे, और ये तो उसी हाइट पे जा रहे थे। तब से फिर इंटरनेशनल कानून बहुत सख्त बने, इंडिया ने बहुत ये किया था उस वक्त, और काफी सारे सजेशन आए थे एविएशन में। उसके बाद रडार सिस्टम, जो सिंगल रडार सिस्टम था, सिंगल रडार सिस्टम मतलब एकदम सिंप्लीफाइड रडार सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, और रडार सिस्टम भी डाला गया। हर प्लेन में एक बॉक्स लगाया गया जो ड्यूअल रडार बोलते हैं, वो भी सिग्नल भेजेगा प्लेन। उसके बाद पायलट को इंग्लिश आना, इंटरनेशनल अगर फ्लाइट करना है तो इंग्लिश आना, ग्लोबलाइज लैंग्वेज करके इंग्लिश आना कंपलसरी जरूरी है, चाहे वो रशिया का हो या चाइना का हो, तब से कंपलसरी किया गया। कम्युनिकेशन में से ये ना हो। तो ये दुनिया में एक हादसा है जो एयर में हुआ, और इंडिया के दिल्ली के पास हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन उड़ रहा था और वो दिल्ली में उतर रहा था, उनका प्लेन। तो कोलिजन होने के लिए एक हाइट पे आना जरूरी है, और एक हाइट पे आने के लिए दोनों की वर्टिकल हाइट, वर्टिकल स्पीड सेम होनी चाहिए। तो वही तो आया। मतलब अगर मुझे बाकी का सब बकवास नहीं लिखनी है तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप से शुरू कर सकता हूं, मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूं। अगर ये हवा में कोलाइड हो रहे हैं, हवा में कोलाइड होने के लिए सबसे पहले उनकी वर्टिकल हाइट सेम होनी चाहिए, और वर्टिकल हाइट सेम होने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम आ गई। देखो फिजिक्स कितना कॉमन सेंस से चलता है, इतनी की सबकी जरूरत है क्या? जब फिजिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के ऊपर, आपके फॉर्मूले के ऊपर आपका कॉमन सेंस ने काम करना चाहिए। तो ये है कॉमन सेंस। तो रडार में हमें लोकेशंस दिखते हैं अप्रोक्सीमेशन में, उनके हाइट नहीं दिखते हैं। इसलिए रडार सिस्टम को ऐसे फिर बनाया गया अभी कि अभी हमें डेप्थ भी पता चलती है। उसके बाद एक और सजेशन आया, अगर इसके बावजूद भी गलती होती है, और अगर 1000 फीट के अंदर कोई दूसरी प्लेन आती है, तो इस प्लेन के अंदर बहुत से देशों ने अपोज किया था कि हम नहीं लगा सकते हमारे प्लेन में। इंडिया ने उसको स्ट्रांगली रखा, बोले जो भी खर्चा आता है पैसेंजर की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अब एरोप्लेन में एक डिवाइस है, अगर दूसरा एरोप्लेन 1000 फीट के अंदर आ जाता है, इसमें सायरन बजना शुरू हो जाएगा, पायलट को नोटिफिकेशन आएगा कि दूसरा प्लेन आ रहा है, और इसको बताया जाएगा कि तू राइट जा, लेफ्ट जा, या ऊपर जा या नीचे जा। इस प्लेन वाले को बताया जाएगा कि तुझे उनसे बचने के लिए क्या करना है। तो दोनों का डिवाइस कम्युनिकेट करेगा, और वो डिवाइस ही बताएगा कि तू भाई लेफ्ट में और ऊपर जा, और इसको बोला जाएगा तू राइट में और नीचे जा। तो वो डिवाइस ही दोनों के पायलट को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये सिस्टम लगाया गया। तो अभी तब से एक भी एयर क्रैश नहीं हुआ है इन एयर। ऐसे प्लेन गिरे, अभी चाइना का गिरा था बीच में, एक थाईलैंड का भी गिरा था। ऐसे प्लेन गिरना बहुत अलग बात है, बट हवा में कोलिजन उसके बाद कोई नहीं हुआ। तो उसके बाद एविएशन में काफी कुछ बदलाव आए थे। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। एक हाइट पे आना जरूरी है, इसलिए बता दिया VAY। इसका ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा? 60 का साइन 30, तो 60 साइन 30। इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? 50 साइन थीटा। 0 0 कट गया, साइन 30 हाफ होगा, 3 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। बोलो थीटा कितना आएगा? 37 डिग्री। यह आपका पहला आंसर होगा, 37 डिग्री फर्स्ट आंसर। अब बोलो ये बहुत मुश्किल था, क्या सिर्फ स्टार बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए? तुम लोग मेहनत करते रहोगे तो तुम सुपरस्टार बनोगे, स्टार वालों को भी पीछे छोड़ दोगे। मेहनत से आएगा, कॉमन सेंस से आएगा फिजिक्स। ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसको कोरिलेट करना पड़ेगा आपको रेगुलर चीजों के साथ। तो ये क्वेश्चन 3 स्टेप में बच्चा सॉल्व कर लेगा। दोनों के वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट इक्वेट कर ले तो 3 स्टेप में उसका आंसर आ जाएगा। कोई रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस बहुत आगे जाता है। नेक्स्ट, मेरे को बचपन में क्या लगता था, इतनी तो स्पेस है, इतना तो रास्ता है, कोई किधर से भी भगा सकता है, एरोप्लेन के कोलिजन कैसे हो सकते हैं?
जब मैंने वो हादसा पढ़ा, तो कोई किधर से भी भगा सकता है, अरे अपने को एक गाड़ी आगे से आके आती हुई दिख रही है, मैं तो भाग जाऊंगा। कोलिजन कैसे हुआ? दोनों एक ही हाइट पे एक दूसरे से आगे से आए होंगे ना, बट ये इतने स्पीड से आते हैं, इसकी 1000 की स्पीड, उसकी 1000 की स्पीड, दोनों के मिला के 2000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। 2000 किलोमीटर पर आवर मीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैंने 1800 भी लिया तो वो 100 इंटू 500 मीटर पर सेकेंड। जब तक मुझे दिखेगा, मेरा विजन कहाँ तक जाएगा? स्काई में 1-2 किलोमीटर तक, तो मेरे पास 4-5 सेकंड का ही टाइम होगा। अब 5 सेकंड में दोनों ने ऊपर ले लिया, दोनों ने नीचे ले लिया, तो भी कोलिजन तो होना ही है, तो उतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक वो दिखेगा ना तो उसके बाद उतना समय नहीं रहेगा, वो कोलिजन होना ही होना है। बट एविएशन के रूल के हिसाब से आप इधर उधर कहीं भी नहीं भटक सकते, नहीं तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? कोई अपने मर्जी से किधर भी उड़ते रहेगा, किधर से भी आग लगेगा। तो इसलिए एक ही परफेक्ट रास्ता उनको बताया जाता है कि ऐसे ही चलना है, समझे ना? ऐसे कहीं पे भी नहीं उड़ सकते। और एरोप्लेन के बारे में मुझे और एक गलत फहमी थी, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अर्थ ऐसी घूम रही है, और अगर अर्थ के साथ मैं जाता हूँ तो ये शहर मेरे से दूर दूर जा रहा है। जैसे अभी अगर मुझे न्यूयॉर्क जाना है और मैं यहाँ से दिल्ली से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क तो मेरे से दूर दूर जा रहा है, ऐसा बहुत वक्त लगता होगा। तो मेरे को लगता था कि एरोप्लेन ना उल्टे साइड में उड़ते होंगे, जो अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन है, तो अर्थ के रोटेशन के उल्टे डायरेक्शन में तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये प्लेन इधर से जाएगा तो न्यूयॉर्क इधर से आ जाएगा। फिर मेरे को लगता था फिर तो पेट्रोल भी नहीं लगता होगा, बस ऊपर जाके तो तैरना है, ऐसा 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 करना है, न्यूयॉर्क जब आ गया तब उतर जाना है, बराबर। ऐसा मेरे को लगता था, बट ऐसा नहीं होता है। पूरा एटमॉस्फेयर अपने साथ लेके घूमती है, तो आप क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये मेरा छोटा सा दिमाग जब बच्चा था तब ऐसे सोचता था। नेक्स्ट, टाइम। टाइम इज इक्वल टू, अगेन टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी इन एक्स डायरेक्शन, तो मुझे वेलोसिटी भी कौन सी डायरेक्शन की लेनी पड़ेगी? एक्स डायरेक्शन की लेनी पड़ेगी, बराबर, क्योंकि एक्सिस इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो मुझे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की लेनी पड़ेगी। मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो टोटल वेलोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से डिवाइड करूंगा। टाइम कैसे भी करो वो सेम ही आते जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ? बी के रिस्पेक्ट में, मतलब मैंने बी को रोक दिया, तो बी को रोकने के बाद ए को कोलिजन के लिए एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? 100 मीटर। एक्स डायरेक्शन में 100 मीटर और कुछ हाइट भी जाना पड़ेगा, बट बी को रोक दिया तो 100 मीटर ही चलना पड़ेगा। ये हो गया 100 मीटर। और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? 60 cos 30 माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो माइनस 50 cos 37, 60 cos 30 माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये कितना होगा? 50 cos थीटा। 50 cos थीटा मुझे वो पता है कितना है, cos थीटा भी मैंने अभी अभी निकाला था। 60 cos 30 क्या होगा? 30√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 cos 37। cos 37 कितना होता है? 3/5 की 4/5, 4/5, तो 5 कट जाएगा, 10 इंटू 4 40 आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 30√3 प्लस 40, 0 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये बच गया। अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करना है तो ये 10 डिवाइडेड बाय 3, √3 मतलब 7/4, अप्रोक्सीमेशन में 7/4, √3 एक्चुअली होता है 1.73, मैंने 7/4 लिया, मतलब कितना हो गया? 1.75। अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन में मैं ऐसे कर देता हूं, प्लस 4, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 16, और ऊपर 4, ऊपर 40 डिवाइडेड बाय 37, ये अप्रोक्सीमेशन में 1.08 सेकेंड आता है। 1.08 सेकेंड में उनका कोलिजन हो जाएगा ऊपर हवा में जाके। हाँ, इधर से यूक्रेन का मिसाइल आया, इधर रशिया का एयरडोम से छोड़ा हुआ मिसाइल गया, दोनों 1 सेकेंड में धड़ाम धुम। कैसा दिवाली जैसे लग रहा था ना जब आपने वो रशिया की वॉर देखी कि नहीं?
रशिया यूक्रेन की, और उस शहरों के लोगों की हालत कैसी होती होगी, ऊपर से दिवाली फायर क्रैकर आ रहे, है कि नहीं। युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता, डर के माहौल में जीते हैं। अंदर सायरन बजा के बंकर में छुप जाओ। कभी कभार वो एयर डोम भी एक आधी मिसाइल को नहीं रोक पाया तो वो मिसाइल अंदर आ जाएगी। तो एयर डोम को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक साथ कितने मिसाइल कर रहे थे, एयर डोम कितने को मार को गिराएगा। हमास वाला था क्या वो, हमास वाला था, यूक्रेन का नहीं था। यूक्रेन में भी तो था ना। हाँ, इसराइल का है क्या। ओके, रशिया के पास नहीं है, इसराइल वार में भी यूज हुआ था। हाँ, अभी अभी 2 वार देखे ना, रशिया में हमास वालों ने एक साथ तो हाँ इतने सारे फायर कर दिए थे उनके ऊपर। तो वो कंफ्यूज हो गया किसको किसको रोकू, तो कुछ आके गिरे थे ना, बिल्डिंग पे गिरे, बिल्डिंगे उड़ा दी। नेक्स्ट, क्योंकि जहां पे एक्सप्लोजन होता है वो एक्सप्लोजन के बाद जो चितरे चितरे उड़ते हैं, किसी का हाथ ऐसा लटका हुआ मिलता है, ऐसे होता है वैसा। हाँ, बॉडी के कितने पार्ट्स मिलेंगे जहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन के बाद राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जी के पार्ट भी नहीं मिले थे, क्योंकि बॉम्ब तो डायरेक्ट उनके गले में डाल के ये किया गया था ना। राजीव गांधी असैसिनेशन में वो जो लेडीज आई 2-3 हार पहनाने, हार में ही तो बॉम्ब था, हार पहनाया, उन्होंने फोटो क्लिक किया एक्सप्लोजन के, एक्सप्लोजन के पहले के और एक्सप्लोजन के बाद के सब फोटो। तो ऐसा हाथ का एक टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे जमा करने पड़े, इतना डेंजर होता है। आगे, अब ये हमारा ये रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन जितना चाहिए आपको उतने लेवल पे करवा दिया, इससे ज़्यादा नहीं। देखो उसने स्टार बैच में किया, फिर भी उसको क्वेश्चन नहीं करवाए, फिर भी मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए। समझ में आ गया, आया ना। उसने क्वेश्चन नहीं किए थे स्टार बैच में, उसने सिर्फ थ्योरी पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए। ये इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन नीट में आया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था। अब हम जाते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर तरफ। नीट नहीं क्रैक हुआ और कभी बोट चलाने का काम आया, तो आनी चाहिए ना बोट चलाना, बराबर। पेट के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा, तो आज बोट चलाना सीख लेते हैं, ठीक। तो अगला टाइटल दीजिए रिवर बोट प्रॉब्लम। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में आप जनरली 2 केसेस आपको आती है, बट पहले उसकी कुछ टर्म्स समझ लेते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की। रिवर बोट प्रॉब्लम में 3 टर्म्स बार बार आती है। एक आती है वीबीआर। ये वीबीआर क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जब मैं बोलता हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया, रिवर को रेस्ट में ला लिया। रिवर को रेस्ट में लाया मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। इसी को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी जहां पे पानी रुका हुआ है। अब पानी कहाँ पे रुका रहता है, पॉन्ड में या डैम में। वहां पे अगर आपने बोट चलाई तो उस वक्त जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी, अभी डैम में बोट अगर रख दी तो उसको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, जो मैं दूंगा। इसके सारे चप्पू, चप्पू को क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में, हाँ क्या बोलते हैं, आर, नहीं वो चप्पू को कुछ तो भी बोलते हैं। एक रो करना मतलब आगे बढ़ाना होता है, हाँ, ओ ए आर, और, ओके, चप्पू ही ठीक है। हाँ, चप्पू, या चप्पू अगर नहीं चलाना है तो क्या होगा, इंजन। मोटर बोट लगी रहती है, वो होंडा का इंजन वगैरह आता है बहुत सी बोटों में, मैंने देखा छोटा सा। तो स्टिल वाटर में आपकी बोट को वेलोसिटी एक तो आप दोगे या वो इंजन देगा। तो इट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज बेसिकली वेलोसिटी गिवन बाय इंजन। मतलब इंजन ने जो दिया,
उसके बाद जो सेकंड टर्म बार बार आती है वो होती है वी आर। तो वी आर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इन रिवर। जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड है। कुछ लोग इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर भी लिख देते हैं। नदी नहीं बहती है, पानी बहता है, इसलिए मैंने वाटर करंट इन रिवर लिखा है कि नहीं। पानी ही बहेगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इन रिवर। और जो वीबी मैं लिखने वाला हूं यहां पे, तो ये वीबी जो रहेगा ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब ये जो वीबी है इन दो वेक्टर का एडिशन है, वीबीआर का प्लस वीआर का। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप पानी में बोट डालोगे, एक वेलोसिटी आपका इंजन या आप प्रोवाइड करोगे और एक फोकट की वेलोसिटी आपको मिलेगी रिवर की। पानी रिवर का जो है वाटर करंट जो है वो अपने साथ आपको लेके जाना चाहेगा, तो इसलिए ये वेलोसिटी फोकट में मिल रही है, इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपने दी। ये दो वेलोसिटी का जो वेक्टर एडिशन होगा वो आपको बैंक से अगर आप कोई ऑब्जर्व कर रहा है किनारे से, तो उसको जो वेलोसिटी दिखती है वो ये वाली दिखती है, दो वेक्टर का एडिशन दिखेगा। तो दो केस बड़ी ही पॉपुलर है। एक पहला केस है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ और वो भी जो आपके नीट के सिलेबस का स्कोप है, शॉर्टेस्ट पाथ व्हेन वीबीआर ग्रेटर देन वीआर। मतलब आपकी बोट पावरफुल है और रिवर उतनी फास्ट नहीं है। और अगर रिवर फास्ट है और बोट पावरफुल नहीं है, वो आईआईटी एडवांस का केस है, जिसको हम आईआईटी की क्लास में एडवांस की क्लास में करते हैं। मतलब बोट को उल्टा भी कर दिया तभी वो रुक नहीं रही है, फ्लडेड सिचुएशन में जैसा होता है, इतना तेज पानी आता है कि बोट चल ही नहीं पाती है। बोट आपको जाना है रिवर करंट के उल्टे डायरेक्शन में, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, रिवर इतनी फास्ट है कि आपको अपने साथ लेके जा रही है, आप उसकी दिशा में जा सकते हो, उल्टी दिशा में जा नहीं सकते हो। तो वो केस आपको नीट में नहीं है। तो आपको कौन सा केस है? आपकी बोट पावरफुल है, पानी उतना फास्ट नहीं है। अब इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ हमें ढूंढना है। ये हमारी रिवर, ये स्टेशन धक्का, मराठी में धक्का, बॉम्बे आप गए होंगे तो भाऊचा धक्का। हाँ, टेररिस्ट जहां से अंदर घुसले थे वो कसाब वसाब, वो भाऊच्या धक्क्यावरूनच तर आतमध्ये आले होते। धक्का यानी जहां पे बोट पार्क होती है, बोट स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बोट स्टेशन, उसको क्या बोलते हैं बोट स्टेशन को? हाँ, क्या बोलते हैं? पोर्ट, पोर्ट, हाँ, डॉक। ओके, आमच्याकडे धक्का म्हणतात मराठीत, भाऊचा धक्का। तो पता है कि नहीं, बॉम्बे गए हो, भाऊचा धक्का? हाँ, उधर गए कि मस्त मछली की बास आती है, जबरदस्त वाली। हाँ, तुम उधर खड़ेच नहीं रह सकते भाऊच्या धक्क्यावर। कधी गेले का? हाँ, वो एक प्लेस है भाऊचा धक्का, मरीन ड्राइव, भाऊचा धक्का। वो चौपाटी कौन सी बॉम्बे की, जहाँ पे यार बहुत सारे हैं ना, मैं भी आजकल बॉम्बे कम जाता हूँ तो मेरे को याद नहीं है। तो सुनिए, ये पॉइंट ए से पैसेंजर आए आपके पास, पैसेंजर आए, बोले हमें अपोजिट बैंक पे पॉइंट बी पे पहुंचा दो, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है। समझो रिवर का विड्थ W है और रिवर जो है राइट के तरफ VR वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रही है। रिवर फ्लो हो रही है मतलब पानी फ्लो हो रहा है। अब एक पैसेंजर आया या दो चार पैसेंजर आए, आपका फायदा भी तो होना चाहिए ना, एक पैसेंजर को लेके जाएगा। पैसेंजर बोला हमें पॉइंट बी पे पहुंचाइए, और आप नंतर ली ना बेटा, आता आधी बघून घेना। और आप बोले बी पे पहुंचना है, आपने अपनी बोट का डायरेक्शन रखा बी के तरफ, आपने बी के तरफ वेलोसिटी दी, और आप भूल गए कि आपको फोकट में वेलोसिटी मिलने वाली है एक, उसको जाना है बी पे। आप बी को देखते देखते बोट चला रहे हो, बोले मुझे बी को जाना है ना, तो मैं बी की तरफ बोट चलाता हूँ। आपको पता ही नहीं रिवर आपको इधर इधर लेके जा रही है। जैसे अभी मुझे ये आना है बी की तरफ, बी इधर है और रिवर इधर फ्लो हो रही है, तो मैं बी को एम करके चल रहा हूं, बट मेरे को पता ही नहीं है कि मैं इधर इधर जा रहा हूं पानी के साथ। यही होगा यहां पे, क्या होगा, ये नेट वेलोसिटी आ जाएगी वीबी, और आपकी बोट, आप बी को ही देखते रहोगे, बट बी को देखते 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 आप उधर पहुंच जाओगे, आप पैसेंजर को यहां पे उतारोगे,
उसके बाद का क्या होगा? पैसेंजर बोलेगा नाला कभी क्या मैं पैदल जाऊं उधर, तो मेरे को इधर लाके छोड़ा। हाँ, अपने नदी के दूसरे किनारे तो छोड़ा, अगली बार वो पैसेंजर आपकी बोट में बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो आपको बोट का डायरेक्शन क्या रखना पड़ेगा? ऐसा रख के नहीं चलेगा, क्योंकि आप इससे बोट को वहां नहीं पहुंचा सकते। तो समझो आपको ये जो लाइन ए बी है, ए बी लाइन को कुछ एंगल बना के इधर वेलोसिटी देनी पड़ेगी इंजन द्वारा। आप इधर एम करोगे तब जाके इसका और ये फोकट में मिली हुई वेलोसिटी का दोनों का रिजल्टेंट अगर ऐसा आया, ये डायगोनल आया ऐसा, जिसको आप क्या बोलने वाले हो? वीबी, तब जाके आपकी बोट बिल्कुल सीधी चलेगी। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो? आप आपका इंजन या आपकी वेलोसिटी दो चीजों के साथ लड़ रही है। एक रिवर करंट के साथ, वी आर के साथ एक कंपोनेंट आपका लड़ रहा है। सपोज अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं, ये तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये थीटा है, तो वीबीआर का साइन कंपोनेंट रिवर करंट के साथ लड़ रहा है, जो बोर्ड को हिलने नहीं दे रहा है। रिवर इधर लेके जाना चाह रही है, तो वीबीआर साइन थीटा बोर्ड को स्टेडी रख रहा है, तो इसकी वजह से बोर्ड बिल्कुल सीधी चलेगी, इधर नहीं जाएगी रिवर के साथ। तो बोर्ड सीधी चलेगी, ये कौन इंश्योर कर रहा है? वीबीआर का साइन कंपोनेंट रिवर के साथ लड़के। और वीबीआर का कॉस थीटा कंपोनेंट आपको क्या कर रहा है? आगे 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 बढ़ा रहा है। तो वीबीआर का कॉस थीटा मतलब ये जो वीबी आएगा वो वीबी किसके बराबर आएगा? वीबीआर कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो ये मैं लिखता ही नहीं हूं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना करके। अब इस केस में आपको किसी ने पूछा, पहला केस चल रहा है, भैया ये सही है, क्या एंगल पे बोट चलानी चाहिए? पहला क्वेश्चन आता है कि क्या एंगल पे मैं बोट चलाऊं? तो क्या एंगल पे बोट चलाऊं फॉर नो ड्रिफ्ट? मुझे पानी के साथ मैं बहना नहीं चाहिए, फॉर नो ड्रिफ्ट। तो नो ड्रिफ्ट के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वीबीआर का साइन कंपोनेंट लड़के रिवर करंट को उसने कैंसिल करना चाहिए। मतलब साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा हो गया वी आर अपॉन वीबीआर। सो थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वीबीआर। बच्चे लोग ये वाला फॉर्मूला याद करते हैं, क्योंकि ना मास्टर इसको ऐसा ये करता है, मैं ये याद नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को याद होता ही नहीं है। फॉर्मूला याद रखने से अच्छा ना कंडीशन याद रखना आसान होता है, क्योंकि आज तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, एक साल के बाद क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला करके सोचते रहोगे, फिर उस वक्त ना बहुत टेंशन आता है। और उस वक्त ये थॉट आते हैं, अब नीट तो गया, बोर्ड पास कर ली तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं होने वाला है, तुम्हारी क्लास में होने वाला है, आधे बच्चे तुम्हें ही तुम्हारे क्लास के। भाई नीट तो अपने बस की बात नहीं, अपन इस साल बोर्ड भी संभाल लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये बोलने वाले बच्चे मिलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, रटते हुए जा रहे हैं, फिर उनको चीजें याद नहीं आती। ये फॉर्मूला रट के भी तुम्हें इसमें भी वैल्यू पुट करना ही है। इससे अच्छा समझ लो, और समझ के पहली वाली लाइन समझ लो ना कि वीबीआर का साइन थीटा कंपोनेंट रिवर करंट के साथ लड़ने वाला है। तो ये अपने आप को याद दिलाओ कि मुझे बोट सीधी चलानी है तो कैसा करना पड़ेगा, या ऐसा बनाने का पैरेललोग्राम, ये वीबीआर, ये वीआर, वीबीआर का साइन थीटा कंपोनेंट इसके साथ लड़ेगा, लड़के कैंसल, ना बोट इधर जाएगी ना इधर जाएगी, सीधी जाएगी। बराबर? तो ये याद रखना आसान है। बोट सीधी चलने के लिए वीबीआर का कॉस थीटा इधर और वीबीआर का साइन थीटा इधर, तो वीबीआर का साइन थीटा रिवर करंट को कैंसिल करना चाहिए। ये सेंटेंस ज्यादा इजीली याद रहता है। ये सेंटेंस याद रहने से आप यहां से शुरुआत करते हो क्वेश्चन की, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, जो जो वैल्यू आपको गिवन है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करना क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट करना क्या, एक ही बात है। बट यहाँ पे आप बिना दिमाग फॉर्मूला लिख रहे हो, और ये लिखते वक्त आप दिमाग यूज कर रहे हो, कंसेप्ट के साथ जा रहे हो। ये हमेशा आपको याद रहेगा, ये हमेशा के लिए आपको याद नहीं रहेगा। ये आपको तब तक याद रहेगा जब तक आपके पोते भी आपको आके डाउट पूछेंगे, दादी या दादाजी ये क्वेश्चन कैसे करना। आप बोलोगे अरे बहुत सिंपल है, मेरे टीचर ने कुचल कुचल कूद के समझा के नाच के पढ़ाया था, है कि नहीं, ये देख बड़ा सिंपल है। पोता भी बोलेगा क्या नॉलेज है दादाजी को, दादी को, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हाँ वैष्णवी बहुत ज्यादा आगे हो गया फ्यूचर, हाँ टाइम मशीन में बहुत आगे चला गया मैं, है कि नहीं। अब ऐसी अफवाह मत फैलाना मोरे सर के पास टाइम मशीन है, सही। तो ये हो गया थीटा। हाँ काव्या, काव्या मन ही मन में कुछ भी किधर 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 चले गए सर। हाँ। तो अब अगला, इस केस में टाइम कितना लगा, अगेन टाइम इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, तो वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन की।
अगर डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का तो वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, मेरी बोट तो हिली भी नहीं रही है, बी पॉइंट पे जा रही है, मैं इसको बोलने वाला हूँ एक्स एक्सिस, इसको बोलने वाला हूँ वाई एक्सिस, मेरी बोट को तो मैं हिली नहीं देने वाला हूँ, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, सीधा जा रहा है, तो इसलिए मेरे पास तो सिर्फ वाई डिस्प्लेसमेंट है। वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? विड्थ के बराबर, तो विड्थ के बराबर डिस्प्लेसमेंट है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है मेरी? वीबीआर का कॉस थीटा बचेगा, वीबीआर का साइन थीटा तो लड़ झगड़ के खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचेगा कौन सा? वीबीआर का कॉस थीटा वाई डायरेक्शन में, ये रहेगा मेरा टाइम का फॉर्मूला। तो लोग ये फॉर्मूला याद करते, कशाला याद करता है म्हणजे कशाला लक्षात ठेवता? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी के चक्कर में मेरी मराठी गड़बड़ होती जा रही है, तो क्यों याद करने का? ये फॉर्मूला कोई याद करने की चीज है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी याद करना पड़ेगा, इतने अपन पैदल है दिमाग से कि ये फॉर्मूला मुझे याद करना पड़ रहा है, ये फॉर्मूला याद है ना? हाँ, तो फिर ये फॉर्मूला याद है तो इसको काय को याद रखना पड़ता है, इसे से ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो पॉपुलर केस है, मिनिमम टाइम। एक पैसेंजर आया, बहुत जल्दी में है, चोरी चकारी करके आया होगा, या उसके पीछे गुंडे पड़े होंगे, हाँ भाऊचा धक्का, बोले जल्द से जल्द उधर पहुंच जाओ, हाँ जल्द से जल्द उधर पहुंचाओ, जल्द से जल्द उधर के किनारे मुझे को जल्द से जल्द लेके जा, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, 1000 रुपये टिकट है, आप बोलेगे 5000 होगा, भाई जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। अब देखो, मुकाम पे जल्दी पहुंचना है तो लोगों से लड़ झगड़ना बंद करना पड़ता। ही जिंदगी में याद रखो, माझी आई नेहमी म्हणते, कुत्रा तुम्हाला चावला म्हणून तुम्ही कुत्र्याला चावता का? ते कुत्र्याचं काम आहे म्हणे भुंकत राहणं, तो भुंकेल, बरोबर? तू त्याच्या भुंकण्याला रिस्पॉन्स कशाला करतो? वैष्णवी बोल रही है, व्हाट यू आर टॉकिंग सर, आई एम नॉट गेटिंग नथिंग। क्या तूने कहा सैलोरीटा? कुछ भी नहीं समझ में आया, सुन के अच्छा लगा सैलोरीटा, ऐसा हो गया? हाँ, सैनोरीटा। हाँ वैष्णवी, कुछ समझा? कुत्ता हमें काटता तो हम कुत्ते को काटते क्या? नहीं काटते। तो कुत्ते का काम है भौंकना, अपन ने उसको रिस्पॉन्स करना जरूरी है क्या? नहीं है। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों के साथ लड़ना झगड़ना बंद करो, अपनी एनर्जी उनके लड़ने झगड़ने में वेस्ट मत करो, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो वो टाइम अगर आपने बचा लिया लड़ने झगड़ने का और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने में लगाई, वो भौंकने वाला भौंकते ही रहेगा, आप इतने दूर चले जाओगे कि आपकी उसकी भौंक सॉरी उसका भौंकना सुनाई नहीं देगा। सुनाई देगा क्या? आप अगर इस मुकाम पे पहुंच गए, अभी जैसे वो भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए, दे दो एक टुकड़ा उसको यार, तुम्हारा ही भाई है, एक आधी दे दो, एक बैंक की एफडी उसको ज्यादा दे दो, आप अपने आगे बढ़ते जाओ, आप शायद इतना कमा लोगे कि उसको फिर बाद में पछतावा होगा। उसके साथ लड़ने झगड़ने में ऐसा कैसे करके अपन जो शुरू हो जाते हैं, नहीं मैं छोटा हूं, मेरे को एक टुकड़ा ज्यादा चाहिए खेती का, मेरे को ज्यादा चाहिए, पापा का वो फ्लैट मेरे को ज्यादा चाहिए, इससे अच्छा यार तू उतना उसके साथ लड़ने झगड़ने में, कोर्ट में लड़ने झगड़ने से अच्छा अपना काम कर ले, तू ज्यादा कमा लेगा शायद। ये समझना है लाइफ में। तब देखो, मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो ये जो लड़ने झगड़ने में मेरी एनर्जी वेस्ट जा रही थी, कौन सी? वीबीआर साइन थीटा, ये वीबीआर साइन थीटा को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मिनिमम टाइम में मैं क्या करूंगा? इसको पूरी की पूरी वेलोसिटी, क्योंकि मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना है अपोजिट बैंक पे, मुझे कहां पहुंचता हूं ये मुझे नहीं मालूम, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, और रिवर से अगर मैं क्रॉस कर लिया तो गुंडे फिर उसके पीछे, उसके पास दूसरी बोट अवेलेबल ही नहीं है, वो तैर के आ नहीं सकते, मुझे इसकी जान बचानी है, मुझे मिनिमम टाइम में उसको उधर पहुंचा देना है। ये विड्थ है, तो उस केस में मैंने अपनी एनर्जी रिवर के अगेंस्ट वेस्ट नहीं की। वॉट एवर एनर्जी आई हैव, मैंने एंटायर एनर्जी आगे बढ़ने में लगाई, ये मेरी प्रोग्रेसिव सोच है वीबीआर। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में रिवर मुझे अपने साथ तो लेके जाएगी, इस केस में मेरी बोट, मैं पॉइंट बी पे नहीं पहुंचूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा पॉइंट सी में। ये पैसेंजर भी नाराज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे गुंडे पड़े थे, ये बोला जान बच गई, जान बची लाखों पाए, बराबर, आपने इसको बचा लिया। तो इस केस में आप अगर आपने इसको बी पे नहीं छोड़ा, सी पॉइंट पे छोड़ा, तो ये चिल्लाएगा क्या? बोलेगा ज्यादा अच्छा है, इधर जंगलों में से छुप जाता हो कहीं तो भी जाके। तो ये जो मिलता है ये हो गया ड्रिफ्ट। तो इस केस में टाइम मिनिमम क्या लगेगा? तो टाइम मिनिमम इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये एक्स था, ये वाई था। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का कितना, विड्थ। वेलोसिटी मैंने अपनी पूरी वेलोसिटी लगा दी वीबीआर, ये होगा मेरा मिनिमम टाइम। और इस केस में जो ड्रिफ्ट मिलेगा, एंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स भी कहते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी आर इनटू टाइम, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर। ये मुझे मिलेगा ड्रिफ्ट इस केस में, समझा। अब यहां से भी मुझे मिनिमम टाइम दिख रहा था। अगर मेरा मैथमेटिक्स का नॉलेज अच्छा है तो देखो, ये टाइम को अगर मुझे मिनिमम करना है, ये वैल्यू मिनिमम करना है, तो डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। इंजन की स्पीड मेरे हाथ में है क्या, इंजन इतना ही फास्ट भाग सकता है। मैं कितना भी उसके ऊपर, एक्सेलेरेटर के ऊपर भी, जैसे अगर अभी आप स्कूटर चला रहे हो, कितना भी कुछ भी करोगे तो 100 के ऊपर नहीं जाएगी, जाती क्या। आप अपनी बाइक का फुल भी एक्सेलेरेटर कर दिए, उसकी एक इंजन की लिमिट है, उतनी ही सीसी का है बेचारा, उतना ही कंज्यूम करेगा, उतना ही। आप अगर ज्यादा उसको एक्सेलेरेट करोगे तो धुआं छोड़ देगा। धुआं क्यों छोड़ता है, ये अनबर्न फ्यूल है। आपने जब एक्सेलेरेटर बढ़ाते हो तो ज्यादा फ्यूल पास होता है कार्बोरेटर से, और वो बिना जले वापस निकल जाता है, इसलिए वो धुआं मारती है गाड़ी। जब आप जगह पे ऐसे ऐसे एक्सेलेरेट करते हो देखो, या ऐसे भी भगाते हो, इसीलिए बोलते हैं कोई भी गाड़ी से अगर आपको प्रॉपर एवरेज चाहिए तो उसको लिमिट में चलाइए, स्पीड की लिमिट एक सेट कीजिए, उससे ज्यादा ओवरकम मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, तो आप फ्यूल को बिना जलाए हवा में छोड़ रहे हो, इससे कि आपका एवरेज गाड़ी का कम हो जाएगा। इसलिए कार चलाते हैं तो बोलते हैं 80 से ज्यादा ऊपर मत जाओ, 80 की स्पीड में चलाओ, 70-80 में अच्छा एवरेज मिलेगा। बाइक चलाते हो 40-50 में चलाइए, अच्छा एवरेज मिलेगा। 80 के ऊपर जाता है तो फिर वो एवरेज डाउन होता है। हाँ, अगर गाड़ी का इंजन बहुत बड़ा है सीसी में, तो फिर डाउन नहीं होगा, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर इंजन ज्यादा है गाड़ी का। जैसे अभी एक गाड़ी कार 1200 सीसी की आती है, 1200 की जगह 1800 सीसी की कार का इंजन है, तो वो 1800 सीसी फ्यूल को स्टोर करके उतना जला सकता है। तो उन कार को जितना फास्ट भगाओगे उनके एवरेज में चेंज नहीं आता, क्योंकि उनका एवरेज वैसे ही पहले से ही कम रहता है। अगर आप एक एसयूवी लेके आ जाओ, या बड़ी कार लेके आ जाओ, या एक आदि बड़ी बाइक लेके आ जाओ बुलेट जैसी, उसका एवरेज पहले से ही कम है। आपकी उसको कितना भी भगाओ, उसका एवरेज कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। बट आपकी जो इकोनॉमिक कार है या इकोनॉमिक बाइक है, उसके एवरेज में फर्क पड़ता है। तो ये चेंज कर सकते हो क्या आप, ये आपके हाथ में थे क्या वीबीआर, नहीं। इंजन जितना वेलोसिटी दे सकता है उतना मैक्सिमम है। विड्थ रिवर की नहीं चेंज कर सकते हो। वो आया, भाई मुझे भगा, रुक अपन ना वेट कम करते, तू इधर से मिट्टी डाल, मैं उधर से जाके मिट्टी डालता हूँ, थोड़ा सा वेट कम करेंगे। वो तो तुमने ब्रिज बना दिया गुंडों के लिए, मिट्टी डाल डाल के, बराबर है। वो कोई सोल्यूशन हुआ क्या। तो ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप किसको चेंज कर सकते हो, एंगल को, क्योंकि किस डायरेक्शन में बोट लेके जाना है ये आपके हाथ में है, आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो। तो अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। मिनिमम गलत हुआ, इसको मिनिमम करना था। इसको मिनिमम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो cos थीटा 1 हो गया, तो आ गया आपका फॉर्मूला, टी मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, यही से आ गया। और उस वक्त आपने बोर्ड कौन से डायरेक्शन में हेड की, cos थीटा 1 है, cos थीटा 1 है। थीटा 1 कब होगा, जब थीटा, सॉरी cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा मतलब आपका वीबीआर बी के तरफ आ गया था वीबीआर बी के तरफ। उसको मैंने आपको कॉमन सेंस से बताया, आप मैथमेटिकली भी वो सोच सकते हो, समझा। ये दो ही केस है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगे, समझा। फॉर्मूले हम जनरेट कर पाएंगे कि याद करने पड़ेंगे, जनरेट कर, हंसते खेलते पढ़े, कॉमन सिचुएशन के साथ पढ़े। इतना आसान फिजिक्स है, देखो कुछ भी याद नहीं रखना है, तो लिखो इतना, तो लिखिए रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में लिखना है, इन रिवर बोर्ड प्रॉब्लम वी कम अक्रॉस 3 टर्म्स। In riverboat problem, we come across 3 terms. In riverboat problem, we come across 3 terms. और अब जो बोर्ड पे लिखा है वो आखिरी तक पूरा लिख लेना है, ईच एंड एवरी लाइन लिखना। क्या हो गया, पहला क्वेश्चन लिखिए, अ मैन कैन रो a boat, a man can row a boat, a man can row a boat with 4 kilometer per hour, a man can row a boat
with 4 kilometer per hour in still water. Man can row a boat with 4 kilometer per hour in still water. If he is crossing the river, if he is crossing the river, if he is crossing the river where river current, if he is crossing the river where river current is 2 kilometer per hour, if he is crossing the river where river current is 2 kilometer per hour, then in what direction, will his boat be headed? In what direction will his boat be headed? In what direction will his boat be headed? If he wants to reach a point, if he wants to reach a point directly opposite to starting point, if he wants to reach a point directly opposite to starting point, if he wants to reach a point directly opposite to starting point, starting point के opposite जाना है. Again, if width of river is 4 kilometer, again if width of river is 4 kilometer, then how long he would take, to cross the river? If width of river is 4 kilometer, then how long he would take to cross the river? How long he would take to cross the river in above case? तो सबसे पहले तो क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन क्या है? कौन से डायरेक्शन में बोट को हेड करेगा सो दैट स्ट्रेट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे. ये वी आर, ये वीबीआर पैरेललोग्राम. वीबीआर का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा कंपोनेंट किसके साथ लड़ना चाहिए? वीआर के साथ. तो लिखिए फॉर नो ड्रिफ्ट, फॉर नो ड्रिफ्ट. हम डायरेक्ट फॉर्मूले से चालू नहीं करेंगे, कंडीशन से ही चालू करेंगे. फॉर नो ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट का कंडीशन क्या है? वीबीआर का साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर. आपको नहीं समझता तो क्या करना, इधर डायग्राम बनाने का. ये वीबीआर, इधर थीटा, इधर वी आर. तब डायग्राम से तो दिख जाएगा वीबीआर का साइन थीटा किसके साथ लड़ रहा है? रिवर करंट के साथ लड़ रहा है. वीबीआर दिया है, वो क्या स्पीड से चला सकता है बोट? 4. स्टिल वाटर में 4 है. साइन थीटा निकालना है, थीटा निकालना है. रिवर करंट कितना है? 2. सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ. सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो आपका आंसर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया. तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री. आंसर नहीं लिख के आने का, आपको लिखना पड़ेगा ये 90 है यहां से यहां तक का. रिवर से वर्टिकल लाइन का 90 में 30 मिला तो क्या हो गया? 120. तो लिखिए दस ही मस्ट हेडेड हिज बोट. यहां तक हो गया क्या? 30 डिग्री तक. अगर 30 डिग्री तक हो गया तो उसके आगे लिखना है फिर. He must headed his boat 120 degree with the river current. He must headed होना चाहिए कि हेड होना चाहिए बस? He must head, हाँ वही, वो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है. He must head his boat 120 degree with river current. He must head his boat 120 degree with river current. ठीक, 120 क्यों आया समझा? ये 90 प्लस ये 30. उसके बाद क्या पूछा है? टाइम. अगेन टाइम का फॉर्मूला याद करना जरूरी है क्या? नहीं. टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन की?
वाई डायरेक्शन की दिख रही है अपॉन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, विड्थ, वेलोसिटी कितना, वी बी आर साइन थीटा। कॉस थीटा लड़ने में गया, साइन थीटा आगे बढ़ा रहा है। विड्थ कितनी दी है, 4 किलोमीटर। साइन लड़ने में गया, ओके, कॉस किधर आएगा, हाँ वी बी आर कॉस थीटा आगे लेके जाएगा, गलत हो गया था। 4 वी बी आर कितना है 4, कॉस थीटा अभी अभी हमने निकाला था, कितना था 30 डिग्री, तो कॉस 30, 4 4 कैंसल, कॉस 30, √3/2, तो 2 ऊपर डिवाइडेड बाय √3, इतना आर आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आर में था, तो ये कितना आएगा 2/√3 आर। इसको अप्रोक्स में लिखना है तो 2/√3 कितना 7/4, विच इज इक्वल टू 8/7 इक्वल टू 1.1 रह गया, तो 10 1.1 3 1.14 आर। इजी था, कोई फॉर्मूले याद नहीं करने पड़नी चाहिए, कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनने हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। In above question, if man wants to cross the river in minimum time, in above question, if man wants to cross the river in minimum time, in above question, if man wants to cross the river in minimum time, then what is that time? Then what is that time? Again, what will be path length of man? Again, what will be path length of man in that case? What will be path length of man in that case? What will be path length of man in that case? Man या बोट। अब मिनिमम टाइम में जाना है, मिनिमम टाइम में जाना है तो ये भाई साहब कैसे चलेंगे, इधर चलेंगे, वीबीआर इसका वेलोसिटी इधर रहेगा, चलेगा ये ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा बराबर, क्योंकि उसकी नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी। करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि रिवर भी तो अपने साथ लेके जाएगा। तो मिनिमम टाइम पूछा है तो टी मिनिमम इज इक्वल टू, टी मिनिमम के वक्त क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन वीबीआर होगा, वहां का कॉस थीटा 1 हो जाएगा। विड्थ थी 4 किलोमीटर, वीबीआर है 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या रहेगा 1 आवर, 1 घंटे में ही पहुंच जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा 1.14 आवर था, तो 0.14 आवर अब जरूरत नहीं है, जल्दी पहुंच गया। पहला आंसर। पाथ लेंथ पूछिए, पाथ लेंथ मतलब क्या है, ये वाला एस, ये है पाथ लेंथ, इस रास्ते से गया वो, तो ये क्या होगा, एक्स और विड्थ का वेक्टर एडिशन होगा बराबर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना यहाँ पे। तो पाथ लेंथ एस इज इक्वल टू, पाथ लेंथ एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल बना। एक्स, एक्स क्या होता है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होगा, रिवर करंट इनटू टाइम, टाइम कितना W/VBR, यही फॉर्मूला लिखा था आपने ड्रिफ्ट का, और उसका स्क्वायर इनटू विड्थ का स्क्वायर। VR, VR कितना है, रिवर करंट कितना था 2 इनटू ये क्या है 1, W/VBR 1 आएगा, अभी तो आया था वो टाइम, प्लस विड्थ का, विड्थ कितनी है 4 किलोमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4
+16 √20 किलोमीटर, √20 किलोमीटर ये आपका आंसर रहेगा। √20 1.41 इंटू √10, वो ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है। 4 5 20, 2√5, ज़्यादा ज़्यादा इसको 2√5 किलोमीटर लिखा जा सकता है। जमा मुश्किल था? हाँ, क्या मुश्किल था बता। नाविन्य, नाविन्य ना, कौन सा लास्ट का? ये यहाँ एक ट्रायंगल बनाई देख, ये एस है पाथ, ये विड्थ है, और ये एक्स है ड्रिफ्ट। क्योंकि वो मिनिमम टाइम में जाने की कोशिश करेगा तो ड्रिफ्ट मिलेगी ना। तो एक्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड का स्क्वायर का एडिशन। और उसका ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस। हाँ, क्या उसमें समझाना है नाविन्य? हाँ, पाइथागोरस ला विकुन खाल्ला का? पाइथागोरस थ्योरम ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बाउंसर और रिवर बोट प्रॉब्लम खत्म, नीट लेवल का। फिर वो एडवांस लेवल है, उधर नहीं करने का इस क्लास में। इधर एडवांस का कोई बच्चा नहीं है, है क्या? है क्या? कोई एडवांस करने आया है? हाँ, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं ना एडवांस करने के सभी जगह। तो मेरे से इतने में ही एडवांस करवाएगी क्या? चलो पढ़ा दूंगा तुझे, इतने में ही पढ़ा दूंगा, बट पहले तो मेंस में तो प्रूव कर, कल के टेस्ट में कितने नंबर आए? नहीं दी थी। हाँ देखो, मेंस का टेस्ट नहीं दिया और एडवांस करना है बोल रही है। हाँ, मेंस के टेस्ट में आज के नंबर देखी क्या सबके? 100 में से 60 नंबर हाईएस्ट है। जब तक 80 नहीं आते मेंस के टेस्ट में, एडवांस कैसे करेंगे? 80% इधर स्कोर करो तब एडवांस करवाता हूँ, इतने ही पैसे में, बराबर? नहीं तो एडवांस की फी अलग लेते हैं। आगे दम लगला। अ बोट wants to cross the river, a boat wants to cross the river, a boat wants to cross the river ASAP। क्या मतलब ASAP का? हाँ, as soon as possible। a boat wants to cross the river as soon as possible। while doing so, while doing so, ऐसा करते हुए, it takes 4 seconds less। while doing so, it takes 4 seconds less than if, while doing so, it takes 4 seconds less than if it travel by shortest path, than if it travel by shortest path। if velocity of water in river is 4 meter per second, if velocity of water in river is 4 meter per second, and boat can travel, and boat can travel in still water, and boat can travel in still water with velocity of 8 meter per second, and boat can travel in still water with velocity of 8 meter per second, then find the width of river, then find the width of river, then find the width of river। तो ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है। जो ये क्वेश्चन क्रैक कर सकता है वही AR 300 के अंदर आ सकता है, क्योंकि मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स ने इनको क्रैक किया है, जिन्होंने भी AR 300 तक पहुंचे। इंटरनेट का यूज नहीं करना है, खुद क्रैक करना है। ठीक, 2 कंडीशन दिए, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेंगे, कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। तो आज यहाँ पे रुकते हैं। मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच एग्जैक्ट पैरेलल है। कल आगे का पढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे मतलब कल ये क्वेश्चन के बाद वेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम 1-2, वेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम करके मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, और कल तक का जितना पढ़ाऊंगा उतना टेस्ट में आएगा सैटरडे।
क्योंकि ये रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम सब कुछ आएगा। सैटरडे टेस्ट है क्लास के समय में, कि क्लास के समय में नहीं करनी है, जल्दी आके लिख सकते हो क्या टेस्ट? नहीं, क्यों? थोड़ा सा जल्दी आके टेस्ट लिख लो, 4 बजे फिर क्लास लेंगे। ये 4:30 बजे आओ ना। कहाँ पे?